लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये करंट प्राइस है और हम अभी जो चीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसमें प्राइस को किस तरह से पढ़ा जाता है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के दौरान किस तरह से ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस किया जाता है और किस पेयर के ऊपर करना होता है, क्या टाइम फ्रेम इसके अंदर चूज़ करना है, ये सारी की सारी जो एस्पेक्ट्स हैं ट्रेड के, इसको हम आज कवर अप करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम इसको देखेंगे एक बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। ये गोल्ड का चार्ट है, XAU/USD एज़ यू नो, और इसमें हमने जो है क्योंकि ड्रॉ की हुई है बहुत सारी चीज़ें, तो इन सबको रिमूव कर देते हैं। ये आँखों में चुभ रही हैं अब, ठीक है, ये सब हमने रिमूव कर दी। आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो ये आपके सामने पूरा प्राइस चार्ट दिखा रहा है। ये तकरीबन कोई 2013 से लेके 2022 तक का 10 साल का चार्ट है। ये 10 साल का चार्ट। ओके, नाउ वी हैव टू सी कि प्राइस कैसे मूव करती हैं इस चार्ट के अंदर। ओके, क्योंकि हमने करंट सिनेरियो के अंदर ट्रेड करनी है तो हमने ये सामने रखना है कि मार्केट की जो करंट साइकिल है वो बुलिश है या बियरिश है, या मार्केट साइडवेज के अंदर मूव कर रही है। तो मार्केट में तीन ही तरह की मूवमेंट होती हैं। मार्केट में प्राइस या तो ऊपर की तरफ जा रही होगी, अप ट्रेंड होगा, या फिर प्राइस नीचे की तरफ जा रही होगी, डाउन ट्रेंड होगा। प्राइस अगर साइडवेज की तरफ चल रही है तो इसको हम कोई ट्रेंड नहीं कहते, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो इस वक्त गोल्ड की प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। ये करंट सिनेरियो में जो इसने लास्ट ट्रेंड बनाना शुरू किया है तो ये कंटिन्यूसली अभी भी चल रहा है, और ये साइकिल कब तक चलती है हमें नहीं पता, लेकिन ये करेक्शन मूव भी लगती है। अगर इसको हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखें, 2022 में मार्च से लेकर अब तक जो है ये मार्केट में एक करेक्शन मूव चल रही थी, और पॉसिबल है कि ये करेक्शन मूव अभी भी कंटिन्यू होती रहे, यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये एक करेक्शन मूव है। ये देखिए, ये इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक ये चल रही है और एक हमारे पास अभी ये साइकिल चल रही है। तो यहाँ से भी गिर सकती है और यहाँ से भी नीचे गिर सकती थी, लेकिन इसने इसको ब्रेक करा और एक नया अपना हाई बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से दो सिनेरियो पॉसिबल हैं कि मार्केट अप ट्रेंड भी हो सकती है और डाउन ट्रेंड भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, इसको रिमूव कर देते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें किस तरह से चलनी है। हमारे पास जो बड़े टाइम फ्रेम है उन्होंने हमने बस सिर्फ 2-3 चीज़ों को मार्क कर लेना है। एक तो हमने इसको मार्क कर लेना है कि ये एक हमारे पास जो है सिनेरियो है यहाँ पे, और ये, ठीक है, और एक हमने इसको मार्क कर लेना है कि ये। अब हम चलते हैं ज़रा लोअर टाइम फ्रेम में, 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर, और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से यहाँ पर चल रही हैं। जब 4 घंटे वाले में जाके देखेंगे ना तो आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये नज़र आएगी कि यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि डिफरेंट ट्रेंड कैसे काम करते हैं तो अब आप इसको देखें ज़रा यहाँ पे। उस वक्त तो बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे ना, लेकिन अभी हमने जो मार्क किया सिर्फ उसके अंदर ही हमें कई ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। वो कैसे, ज़रा यहाँ पे आके देखें। एक हमारे पास ये ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई है और उसके बाद ये यहाँ तक गिरी और यहाँ पे आके रुकी। उसके बाद हमारे पास अपर ट्रेंड शुरू हुआ, दोबारा से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई साइकिल, और ये इसी तरह से करेक्टिव मूव्स लेते हुए, यानी कि एक इसका कदम पीछे होता है एक कदम आगे होता है, मार्केट हमेशा इसी तरह से मूव करती है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई और फिर यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुई, उसने जो है मूव करी है ऊपर की तरफ, फिर गिरना शुरू हो गई। इस तरह से मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपने छोटे छोटे ट्रेंड्स बनाए हुए हैं। हमारा क्या होता है कि जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम की ट्रेड को हमने फॉलो करना है। उस टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है उसको हमने देखना है कि क्या इस ट्रेंड में किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को हम पकड़ सकते हैं, और अगर कोई मूवमेंट हमें पकड़नी है तो किस टाइम फ्रेम में हम पकड़ रहे हैं, उतनी मूवमेंट उस टाइम फ्रेम में होती भी है या नहीं होती है।
ये सारे सवालात उस मूवमेंट को पकड़ने से पहले या मैदान में कूदने से पहले हमने खुद से करने होते हैं, और उसका जवाब हमें मिलता है बार बार रिपीट करने से। यानी एक चीज़ को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए, दोबारा पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब आप इस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो आपको ऐसा ज्ञान हासिल हो जाता है, आपको ये समझ पैदा हो जाती है कि किस तरह से मार्केट मूव कर रही है। क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो मार्केट की मूवमेंट्स है, ये 80% टाइम्स, 90% टाइम्स, 70% टाइम्स, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिपीट करती हुई ही नज़र आएंगी। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता, ये कोई रूल नहीं है, बल्कि ये मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आम तौर पर इस तरह से ज़्यादा जो है अपने पैटर्न्स बनाती है। तो हमने इन पैटर्न्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे अपनी किसी स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है, ट्रेंड्स को पेश नज़र रखते हुए। ठीक है। अच्छा, मज़ीद गहराई में उतरने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेंड्स को और इसी के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं कि ये क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और ट्रेंड क्या होता है। सपोर्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ से प्राइस दोबारा से बाउंस बैक करे, यानी ये पॉसिबिलिटी हो ज़्यादा कि यहाँ से प्राइस पलट कर दोबारा से ऊपर जाएगी, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस उस जगह को कहते हैं, उस जोन को कहते हैं, उस मकाम को कहते हैं जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से पलट कर दोबारा से नीचे जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस जगह को देखें तो ये वाला जो एरिया है इसको हम हटा देते हैं, सारे के सारे हम जो एरिया मार्क किए हुए हैं इनको हम हटाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो एक एरिया हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस जो है वो बाहर आकर बाउंस बैक कर गई, दोबारा से ऊपर चली गई, तो ये इसके लिए सपोर्ट का क्या किरदार अदा कर रही है। यहाँ से प्राइस जो है वो हमारे लिए क्लियर नज़र आ रहा है कि प्राइस यहाँ से गिर गई, तो ये रेजिस्टेंस की जगह है। और इसका एक और उसूल समझ लें कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ती चली जाएगी, जितनी मर्तबा प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी या सपोर्ट को क्रॉस करेगी, तो अगली रेजिस्टेंस और अगली सपोर्ट वो ज़्यादा पावरफुल होगी प्राइस को रोकने के लिए। ठीक है, ये भी मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ हम यहाँ पे किस तरह आइडेंटिफाई करें सपोर्ट को। देखें, जब भी आपको नज़र आए कि प्राइस किसी एक तरफ को जा रही है और उससे वो वापसी पलटना शुरू हो गई है, तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि ये इस जगह के लिए रेजिस्टेंस बन गई है। और इसी तरह से प्राइस जब नीचे की तरफ जा रही हो और वहाँ से बाउंस बैक करना शुरू कर दे, दोबारा पलट जाए ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर वो उसके लिए सपोर्ट कहलाएगी। अब आप देखें यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है, रेड कैंडल्स का मतलब होता है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन इसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का किरदार अदा करने की जगह हो गई ये वाली कैंडल, ये वाली प्राइस, और यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाना शुरू हो गई। सेम इसी तरह से यहाँ पर रेड कैंडल बनी है और उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई प्राइस, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई। यही सिंपल सा तरीका होता है कि आप रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक ट्रेड लेते हैं। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, आपको पता लगने लग जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से किरदार अदा करती हैं, और इसको हम और डिटेल में समझते किस तरह से अपने लाशऊर के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको डायनामिक, उसको कुछ लोग स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। डायनामिक, एक अलग डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन असल जो मेन किरदार अदा करने वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये है। एक डायनामिक सपोर्ट वो होती है जो हम मुस्तकिल नहीं रहती, जो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है एक चैनल को फॉलो कर रही है प्राइस, ये एक चैनल को फॉलो कर रही है प्राइस। ठीक है, जब इस तरह के चैनल को प्राइस फॉलो करने लग जाए तो हम कहते हैं कि ये जो चैनल की लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है और ये इसके लिए सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। इसी तरह जब प्राइस गिरती है तब भी इसी तरह से किसी ना किसी चैनल को सपोर्ट कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सिर्फ इसी जगह को देखें, इतना क्लियर नज़र आ रहा होता है हमें कि 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा ये प्राइस इस चैनल को फॉलो कर रहा है।
ये देखें ये, और इसी तरह से आप बड़े टाइम फ्रेम में भी इसको लगा सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी। तो असल जो चीज़ पर हम फोकस रखेंगे वो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है कि आप लाइनें ड्रॉ करें, बल्कि हम सिर्फ स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, और वो भी सिर्फ करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे कि जो हमारे एनालिसिस के काम आएगी। तो 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया कि ये वाली जगह जो है वो किस तरह से सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है, और ये वाली जगह एक रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं हो तो 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे बेहतरीन ट्रेड होती है, क्योंकि आपकी ये 4 आवर वाली टाइम फ्रेम की ट्रेड हफ्ता भी चलती है, 2-3 दिन भी चलती है, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी चले। इसके बाद हम इससे लोअर टाइम फ्रेम में चीज़ों को देखेंगे। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम में ज़्यादा चले जाएंगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन खुलती चली जाएगी। ठीक है, अगर हम बड़ी पिक्चर में चीज़ों को देखेंगे तो हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन एक जनरल व्यू होगा, एक ओवरऑल व्यू होगा किसी चीज़ का। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो उस डिटेल को हम ओवरऑल देखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल पाई जाती है वो किस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही है, डिफ़ाइन कर रही है, और हम उससे क्या समझ सकते हैं। ओके, तो 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये 1 आवर वाला टाइम फ्रेम है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये हमने सपोर्ट बनाई थी, ये 4 आवर के ऊपर हमने बना चुके हैं। अब 1 आवर के ऊपर हमने और भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त जो है वो सपोर्ट बन रही है, और ये रेजिस्टेंस बन रही है। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लें इसको देखते हुए कि नहीं, यहाँ पे तो सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी है, तो अगली हम कैंडल के ऊपर ट्रेड ले लें। अगर ये सपोर्ट बनी है तो ये कैंडल यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे आपने अगर ट्रेड ली है तो क्या होगा आपका? तो ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ट्रेडिंग का सेटअप डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग के लिए आप स्ट्रेटजी फिर बनाते हैं कि किस तरह से मैंने क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स आपने बनाए हुए हैं, ये कंडीशंस जो है पूरी होंगी तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं कुछ भी हो जाए ट्रेड नहीं लूँगा मार्केट के अंदर। तो 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में हमें छोटे छोटे जो है वो और भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह के मिल जाते हैं। 30 मिनट में अंदर देखें तो और ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो ये मार्केट को देखने का तरीका होता है कि हम मार्केट को यहाँ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे सामने चार्ट बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वायरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो हम उसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरह से मार्केट को हम बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। मार्केट को समझना, इसको हम कहते हैं प्राइस एनालिसिस। ठीक है, मार्केट में आप एनालिसिस कर रहे हो, प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से प्राइस इस डायरेक्शन में जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैंने इसको बार बार इस तरह होते हुए देखा है और ये सीखा है। इस तरह से लोग एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं और उनके एनालिसिस इतनी मर्तबा सही होते हैं। 100% तो किसी के भी सही नहीं हो सकते। दुनिया का जो सबसे कामयाब तरीन ट्रेडर है जिम साइमन, आप अगर उसकी भी ट्रेडिंग हिस्ट्री को निकाल के देखें तो पता चलेगा कि उसकी जो सक्सेस रेशो था वो 51% था। तो 49% वो लूज़ ही करता था अपने पैसे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसका इस तरह का था, सारी चीज़ें। तो मैटर जो चीज़ करती हैं कि आप प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके मुताबिक ट्रेड लेने के लिए अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड प्राइस एनालिसिस इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, और आपने इन दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क हमेशा लाजमी जो है रखना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।